नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का पुनः स्वागत है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ऑनलाइन पोर्टल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोग जो बहुत सारे चैप्टर्स का हम लोग इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, उन सबों को हम लोगों ने बनाया था। सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे मैंने। आज हम लेके आए हैं 4.4 एक्सरसाइज। अब 4.4 में क्या है कि मूलों की प्रकृति से संबंधित प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो हमने पहले भी क्लासेस में बताए हैं आपको कि मूलों की प्रकृति सबसे पहले हम अगर निर्धारित कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारा द्विघात समीकरण जो बनाने का हल करने का जो ये है, तो वो बहुत आसान प्रोसेस हो जाता है और आसानी से हम इस चीज़ को हल कर पाते हैं। तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोगों ने इसमें देखा था पहले ही बहुत सारी चीज़ें, जिसमें कि हमने बताया था कि डी अगर, ध्यान दीजिएगा, डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें दो मूल इनके होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। इसमें क्या होंगे? दो मूल होंगे। एक मूल यहाँ देखिए, यहाँ पे दो मूल होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो इसमें क्या होगा? डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें दो मूल भिन्न भिन्न होंगे। उसी तरह डी इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो इस केस में क्या होंगे? दो मूल तो होंगे ही, ठीक है। यहाँ एक मूल और ये दूसरा मूल, दो मूल तो होंगे ही, लेकिन क्या प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति होगी कि ये लोग बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। और तीसरा मैंने बताया था आपको कि d लेस देन इक्वल्स टू 0 हो तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल जो है यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि d लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसके मूल होंगे ही नहीं, वो उसके मूल अस्तित्व में होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों पे हम लोगों को सब समीकरण को रख के और देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर हम लोग जो है उस पर जो उसके स्टेप्स हैं उसको हम करके फिर आंसर को प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग के मूल की प्रकृति मतलब डी ज्ञात करना है हमको। क्या है? सबसे पहले सभी समीकरण का क्या करना है? डी ज्ञात करना है कि डी क्या होगा। अगर ये मूल अस्तित्व में है, यानी डी ग्रेटर देन 0 होगा या डी इज इक्वल टू 0 होगा, ये दो केसेस ही बनते हैं, तो जिसमें कि मूल अस्तित्व में होगा। और मूल अस्तित्व में अगर होगा तो ध्यान देना है कि वो उनके जो है तब हम उसका जो है मूल निकालेंगे, हल करेंगे आगे। जैसे ही हम लोगों को पता चल जा रहा है कि डी लेस देन 0 है, इसका मतलब कि मूल जो है अस्तित्व में है ही नहीं, तो फिर हम उस पर कोई आगे स्टेप नहीं लेंगे और वहीं पे हम कह देंगे कि इस समीकरण का जो दिया गया द्विघात समीकरण है, उस समीकरण का कोई भी मूल अस्तित्व में नहीं है। यही आपका आंसर वहां हो जाएगा, आगे उसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इसको छोड़ के अगर दूसरा, ये दोनों में से कोई भी आपका डी का मान आता है तो आप जरूर उसका जो है कैलकुलेशन करेंगे और दोनों मूल जो है ज्ञात करेंगे। अगर बराबर होगा, इक्वल्स टू 0 होगा डी, तो दो मूल बराबर आएंगे, यानी 2 आ रहा है तो 2 दूसरा भी 2 ही आएगा। अगर 0 से बड़ा होगा डी तो उसका दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम लोग जरा सा देखते हैं प्रश्न पे, प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। मूलों की प्रकृति से संबंधित जो है, चूंकि ये सारा प्रश्नावली उसी पे है तो इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम जान रहे हैं कि d का वैल्यू निकालने के लिए डी इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जान रहे हैं बहुत बढ़िया से। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें क्या ए बी सी तीनों टर्म आ गया, तो ए बी और सी तीनों का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान ज्ञात कर लेंगे कि तीनों ए बी सी क्या है, फिर उसके बाद वो वैल्यू यहाँ रख के
हम लोग निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है तो a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हो गया, फिर x का जो कोफिशिएंट है b इज इक्वल टू -3 हो गया, और c इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। ठीक है, यहां तक हम लोग जो है ये सामने हम लोग देख लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, अब d का जो मान निकालना है वो हम लोग देख रहे हैं b² -4ac के टर्म में निकालना है। तो ये देखिएगा यहाँ पे b², तो b क्या है आपके पास, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और -4ac, 4 इंटू a क्या है आपके पास 2, और c क्या है 5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 पचे 40। तो ये क्या आ जाएगा आपको, -31। तो यहाँ क्या आ रहा है, आप देखने से क्या लग रहा है, माइनस में वैल्यू आ गया। हमने क्या बोला था, अगर d जो है लेस देन 0 होगा तो उसमें क्या होगा, नो रूट्स, यानी इसका कोई भी वास्तविक मूल जो है नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें यही केस आ रहा है कि d लेस देन 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, नो रूट्स, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये पहले प्रश्न का जवाब। अभी इससे हम लोग आगे स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है ध्यान रखिएगा, क्योंकि d हमारा यहीं पे जब पता चल गया कि d लेस देन 0 है, तो फिर कैलकुलेशन आगे करने की बात ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, अब आप पूछिएगा कि सर d लेस देन 0 हुआ तो आखिर ये इसका वास्तविक मतलब मूल क्यों नहीं आया। तो अगर हम मान लीजिए आप ही की बात से हम अगर देखते हैं, x का यहाँ वैल्यू निकालते हैं बाबू, तो x का वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d, याद है, d को ही तो b² -4ac कहते हैं। तो यहाँ रूट अंडर d बाई 2a कर दें, तो यहाँ पे देखिए आप -b प्लस माइनस रूट अंडर d, d क्या आ गया, -31, तो रूट -31। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं ये चीज कि रूट में कोई भी जो वैल्यू होगा माइनस में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। तो यहीं से आप ये ध्यान दीजिएगा, रूट डी यहाँ जो है -31, ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, इसीलिए इसका मूल भी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका वास्तविक मूल कोई होगा ही नहीं। ये ध्यान रखिए, आप लोग इसको जरा सा देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां दिक्कत होगी तो आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो जवाब यही हो गया। बोला था कि अगर मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, ज्ञात कर लिए, अगर मूल अस्तित्व में है तब उनका मान ज्ञात करना है, मूल अस्तित्व में है ही नहीं, तो जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो उसका मान ज्ञात करने का तो बात ही नहीं आगे चलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरा सा 4 होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करते हैं सेम चीज, इसके मूलों की प्रकृति की जांच अब हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें ध्यान देना है कि जो हमने रूल्स बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग जांच करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, a बराबर मेरा क्या आ गया बाबू 3, b बराबर क्या आ गया -4√3, और c बराबर क्या आ गया 4। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे d जब निकालेंगे, d निकालेंगे तो b² -4ac, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, b क्या है -4√3 हो गया बाबू का होल स्क्वायर, -4ac, 4 इंटू a कितना है 3, और c कितना है 4। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि 4√3 और 4√3 का हम लोग क्या करना, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, और 4√3 इंटू 4√3, तो हम लोग बताए हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ 4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और √3 जा कितना हो गया 3, तो इसका मतलब क्या आ गया 48।
ध्यान देना है। तो यहाँ इसका मान कितना आ गया 48, और यहाँ कितना आ गया 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, यानी 48 यहाँ भी आ गया। यानी क्या आ गया बाबू, डी का मान यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि डी अगर लेस देन 0 होगा तभी वो वास्तविक मूल नहीं होगा, अगर डी बराबर 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हर हाल में दो मूल होंगे ही होंगे। अब होंगे तो कैसे होंगे, मैंने बताया था ग्रेटर देन 0 होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, दो भिन्न मूल होंगे। अगर बराबर 0 आ गया इसका मतलब दो बराबर मूल होंगे। अब हम इनका मूल ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या बताया है, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम होने के वजह से। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माइनस बी कर दें प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी। तो डी नहीं लिख सकते हैं यहाँ, क्या दिक्कत है आपको, 2a। तो ये भी तो एक फॉर्मूला आ गया आपके पास कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो अब क्या करेंगे, चूंकि डी हमारा निकला हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, हमको अलग से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नहीं निकालना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, माइनस बी, माइनस कितना है, b कितना है बाबू 4√3, तो माइनस पहले से है और माइनस इक्वेशन में भी है, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस 4√3 और प्लस माइनस रूट अंडर डी हमारा क्या आ गया है 0, अब बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है बाबू 3, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 4√3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस रूट अंडर 0 का मतलब 0, तो उसको कोई लिखने की बहुत जरूरत नहीं है। तो आपका आ गया 4√3, अब बाई यहाँ पे 2/6, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, 2 से हम क्या किए यहाँ आराम से 2/6, 2 दूना 4। अब चूंकि देखिए √3 को इस √3 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 में √3 छुपा हुआ है कि नहीं, अभी ना बताए हैं, √3 इंटू √3 3 है, इसका मतलब इस 3 में 2 √3 है, तो एक √3 हम यहाँ पे कटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया बाबू 2/√3, और ये दो ठो आएंगे, x का मान क्या हो जाएगा, दो समान मूल होंगे और दोनों समान मूल क्या होंगे 2/√3 और 2/√3। हमको लगता है आपको ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा कि सर ने जो यहाँ बताया है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 का प्रकृति ज्ञात कर लिए। यहाँ हम प्रकृति में पता चला कि भाई d 0 है, तो जब 0 है तो इसका मतलब क्या, दो बराबर मूल आएंगे और दो बराबर मूल का मान यहाँ पे इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर, इसी में का प्रश्न नंबर 1 के ही तीसरे खंड में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -6 हो जाएगा और c इज इक्वल टू बाबू 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले ए बी सी हम लोग जरूर निर्धारित कर लेंगे, उस इक्वेशन जो दिया है उससे हम निकाल लेंगे तीनों का मान, और तब जो है हम उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए फॉर्मूला में पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू, चूंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं और x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम लोग c बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिए हम, अब d का मान निकाल रहे हैं, d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो b कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3, तो ये कितना हो गया आपका 36 हो जाएगा, 36, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और माइनस कितना हो गया 4 दूना 8, 8 3 का 24, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू 12 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बाबू
कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी का प्रकृति हमको मालूम चल गया कि डी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हो गया कि इसके दो मूल होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये चीज हम लोगों को यहाँ सामने आ गया। अब इसको जो है हम लोग इधर हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर हल कर रहे हैं x के टर्म में। तो हम लोग अभी ने बताए हैं आपको कि x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस। अब हम लोग रूट अंडर डी पे काम करेंगे, कहें कि हमारा डी ऑलरेडी निकला हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो रखा निकला हुआ है, तो सीधे डी लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी माइनस कितना हो गया, माइनस, और पहले से माइनस दिया हुआ है, माइनस 6 प्लस 6, माइनस माइनस 6 और प्लस माइनस, रूट अंडर डी का मान कितना आया 12, और 2a का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू ए कितना है बाबू, 2। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, और 12 का हम लोग रूट निकालते हैं। तो 12 का रूट आप लोग जान रहे हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 का पेयर निकल गया, यानी रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू 3, यानी 2 का पेयर लग गया, तो ये बाहर आ जाएगा, एक ठो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो इसको 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी रूट 3 के रूप में निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, रूट 12 को हम लोग रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2√3 लिख देंगे, और यहाँ 2 दूना 4 लिख देंगे। ठीक है, अब x यहाँ क्या आ जाएगा, एक ठो यहाँ पे आ गया, एक ठो क्या बाबू, 6 प्लस 2√3/4, और एक x बराबर क्या आ गया, 6 माइनस 2√3/4। तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बाबू, 3 प्लस √3/4। तो ये कट जाएगा 2 से, यानी अब देखिए दूसरे केस में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, 6 माइनस, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 माइनस √3/4, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 2। यानी x का जो 2 वैल्यू मेरे पास आ गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो x का जो 2 वैल्यू आ गया, तो पहला वैल्यू क्या आ गया मेरा, 3 प्लस √3/2, और एक x का वैल्यू आ गया आपका 3 माइनस √3/2। तो 2 वैल्यूज आपको यहाँ आंसर में आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये क्या हो गया, तीसरे इक्वेशन का आंसर हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने, मैंने बताया था कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 भिन्न मूल होंगे, और दोनों भिन्न मूल आप जो है यहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी कि ये जो है x बराबर एक ठो 3 प्लस √3, एक 3 माइनस √3 के मान के रूप में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या हो गया कि सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोगों ने देख लिया कि प्रकृति का मूल भी ज्ञात कर ली, प्रकृति भी ज्ञात कर लिए मूलों की, और उसके अस्तित्व में है तो उसका हम लोग उत्तर भी ज्ञात कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का कह रहा है क्या, इस एक्सरसाइज का ध्यान दीजिएगा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। यानी इसके जो है 2, माने कि d इज इक्वल टू हर हाल में 0 हो रहा है, तो इसमें जो है हम लोग इसका d 0 अगर दिया हुआ है तो हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो k का वैल्यू निकालना है, तो कैसे हम लोग करेंगे इसको देखिए जरा सा। चूंकि d हमारा 0 दिया हुआ है, ऑलरेडी d दिया हुआ है, तो क्या होगा, d बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
ए हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या हो गया है बाबू, 2 हो गया, बी बराबर के हो गया है और सी बराबर 3 हो गया है। ठीक है, अब डी का मान चूंकि यहाँ पे बताए हुए हैं कि 0 दिया हुआ है, दो बराबर मूल दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, डी 0 है और बी स्क्वायर यानी के क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है के, तो के स्क्वायर हो जाएगा -4ac, 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो ये हम लोगों को यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 3 का 24। तो इस तरह से हम लोग को चूंकि के का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लेते चले आएंगे, तो के स्क्वायर बराबर 24 लिख सकते हैं। अब क्या है, के बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू √24। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस में जा सकता है, कहे कि देखिए के स्क्वायर कभी भी जब रूट होगा प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए यहाँ के जो है हम लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के टर्म में और तोड़ के क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो 12 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 6 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ गया, यानी 2√6 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, के का मान जो हो गया मेरा 2√6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा के का वैल्यू यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग जो है इसके के का मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी वही केस है। इस केस में क्या कह रहा है कि चूंकि ए यहाँ पे क्या है, ए का निर्धारण करना पड़ेगा हम लोगों को पहले कैलकुलेट करके, कि कैलकुलेट करेंगे तभी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तभी ये द्विघात समीकरण में आएगा। जब तक द्विघात समीकरण में इसका निरूपण नहीं हो जाता है तब तक डी निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले हम लोग द्विघात समीकरण में इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए करेंगे, इसको गुना करेंगे, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2kx हो जाएगा और +6 = 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अब ये खुद द्विघात समीकरण में एक ठो आ गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पहले हम लोग ए बी सी का निर्धारण कर लें। ए बराबर हो जाएगा मेरा के, बी बराबर हो जाएगा -2k और सी = हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac। तो चूंकि डी यहाँ पे 0 दो बराबर मूल के कारण डी 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। बी क्या है, -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4ac, 4a कितना है, k है और c कितना है 6 है। ध्यान दीजिए, एक बार मिला लेते हैं हम लोग, के एक्स स्क्वायर -2kx और +6 बराबर 0, a बराबर k हो गया, b बराबर -2k और c बराबर 6 हो गया, d बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर -4ac होता ही है, बी के जगह हम लोग -2k रख दिए का होल स्क्वायर, -4 रख दिए, ए कितना है k और सी 6। ठीक है, अब इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ 0 चल रहे हैं और यहाँ पे क्या आ गया, -2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 4 छक 24 के। अब क्या करेंगे, इस 24 के को इधर ला लेते हैं बराबर के, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 4k स्क्वायर = 24k। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसके स्क्वायर में 2 ठो k है तो 1 ठो k खत्म। तो 4k = कितना आ गया बाबू, 24। तो k = क्या आ जाएगा, 24/4 यानी हमारा 6 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसके के का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए। आप इसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि के का वैल्यू जो निकालने वाला आता है प्रश्न, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड में जरूर आएगा, इसलिए आप लोग जो है इसको जरूर ध्यान से बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहा है
अब जरा सा इसी में वर्ड प्रॉब्लम भी आ गया है, तो इसको भी जरा सा देखते हैं क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी वही काम करेंगे, डी का निर्धारण करेंगे। तो डी जब तक हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताए थे कि वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले ये चीज़ें जाननी है कि क्या क्या दिया हुआ है और उसमें हम लोग कैसे इसका द्विघात समीकरण में निरूपण करेंगे। और जब तक द्विघात समीकरण में इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग निरूपण नहीं करते हैं तब तक क्या होगा, हमारा हल नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है। तो चौड़ाई को हम मान लेंगे, माना चौड़ाई इज इक्वल टू x मान लेंगे। तो लंबाई क्या आ जाएगा बाबू, लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चूंकि चौड़ाई से दुगुनी है तो 2x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है 800 वर्ग मीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि आयताकार जो भी ये है बगिया है उसमें जो है क्या होगा, हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्षेत्रफल बराबर जो हो गया, हमको दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग जान रहे हैं, तो 2x इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा आपको 800। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 800 बटा 2 यानी 400 आ गया। अब क्या होगा, x बराबर 400 का रूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर बाबू, अब 400 का रूट करेंगे तो हम लोग पता ही है कि 20 आता है, प्लस माइनस सॉरी, इसको जो है यहाँ पे 400 का रूट जो करते हैं हम लोग, तो हम लोग जान रहे हैं क्या होगा, प्लस माइनस 20 होगा। चूंकि क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है तो माइनस में तो वैल्यू आएगा नहीं, इसीलिए प्लस वाला वैल्यू लेंगे। यानी क्या होगा, मेरा लंबाई जो है चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स कितना आया है, एक्स का मान जो है हमारा क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, चौड़ाई बराबर हमारा आ गया 20 मीटर और लंबाई बराबर आ गया 2 गुना 20 यानी 40 मीटर। और चूंकि अब इसका हम लोग देख लिए, आंसर निकाल लिए, अब हम लोग चाहें तो आंसर का सत्यापन यहीं से कर लेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल 800 दिया है तो क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है लंबाई गुना चौड़ाई जो है वो 800 आ रहा है, तो 4 दूना 8 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आंसर जो हम लोग निकाले हैं वो सही है। और जो है इस तरह का प्रश्न जरूर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया है बाबू कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का आयु का योग दिया है 20 वर्ष। अब दो मित्रों का आयु का वर्ग दिया है, आयु का योग दिया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेंगे कि माना पहले मित्र की आयु क्या कर लेंगे बाबू, x मान लेंगे। और चूंकि हमने बताया था आपको कि जहां योग का बात कहे तो वहां एक x मानते हैं, तो एक जो योग दिया है उसमें से x माइनस कर लेंगे। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा बाबू उम्र, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न से
कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में आयु का गुणनफल जो है 48 है। ठीक है, तो 4 वर्ष क्या है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु क्या होगा, x माइनस 4, 4 साल घट जाएगा, तो दूसरे मित्र का भी निकलेगा ना उसी अनुपात में, दूसरे मित्र में भी 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी क्या आ जाएगा बाबू 16 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा दूसरे मित्र का। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि प्रश्न में दोनों का गुणनफल जो है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 48 था, तो यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 था। ठीक है, अब हम लोग इसको जरा सा हल करते हैं, तो 16 चौका 16 एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 16 चौक 64, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 से करेंगे तो प्लस 4x। अब इसको जरा सा ध्यान से एक बार मिला लेते हैं, 16x फिर x से किए तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 16 चौका 64 माइनस 64 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4x आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको जरा सा हम लोग द्विघात समीकरण में निरूपण करें, तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, 4x यहाँ है 16x यहाँ, तो इसको और छोटा करते हैं 20x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम माइनस 64 बराबर 48 लिख सकते हैं। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को उधर सब चीज उधर लेके चले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और चूंकि 64 उधर चला गया तो 64 और प्लस 48, 8 4 12 का 2 में 1, 6 4 10 1 11, 112 आ गया, तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस 112 बराबर 0। एक बार मिला लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर उधर लेके गए तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 20x को तो माइनस में 20x आ गया, और 64 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 64 प्लस 48, तो 8 4 12 का 2 में 1, 6 4 10 1 11, 112 यहाँ आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास द्विघात समीकरण में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये अब d यहाँ निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये हमारा मूल इसका जो है इस द्विघात समीकरण का मूल जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं पता चल जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, तो b कितना है माइनस 20 का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस 4 इंटू ए 1 है और c कितना है 112, तो क्या आ गया बाबू 400, अब माइनस क्या होगा 448, यानी क्या आ जा रहा है बाबू माइनस 48। और हमने क्या कहा था कि अगर d माइनस में आया तो वो इक्वेशन का मूल जो है अस्तित्व में होगा ही नहीं। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो मित्रों का आयु का योग जो है 20 वर्ष है और उन 4 वर्ष पूर्व उनके गुणनफल 48 है, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ साबित भी कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम लोग साबित कर दिए हैं कि यहाँ क्या हो गया है बाबू, डी जो है ध्यान दीजिएगा, डी क्या आ रहा है मेरा मान d बराबर माइनस 48 आ गया। इसका मतलब क्या है d जो है लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब कोई भी मूल नहीं होगा। तो ये क्या है मूल अस्तित्व में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका हम आयु जो है दोनों आदमी का प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे हम लोगों को ये सारी चीजें पता चल गई कि भाई देखिए डी का कितना माने महत्वपूर्ण योगदान है आपके द्विघात समीकरण में, आपके सामने यहाँ दिख रहा है। आप उलझ जाते, अब इसी को बनाने में उलझ जाते भाई तोड़े कैसे, तो सबसे पहले डी निकाल लिए, इससे पता चल गया कि भाई नहीं हो पाएगा तो आगे क्यों बढ़ना है, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे।
ठीक है। तो ये चीज एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण बनाते वक्त आप जो है बहुत ज्यादा समय अपना वेस्ट करने से अच्छा है पहले डी का निर्धारण कर लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग अगर उसका मूल का प्रकृति ज्ञात कर लेंगे और तब उस पे जो है आगे हम लोग फॉर्मूला पे रख के काम करेंगे। इस तरह से हम लोग ये सारा चीज कर लिए। उसी तरह ये क्वेश्चन है एक कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ योग वगैरह नहीं दिया है, योग और अंतर नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे x और y का टर्म लेंगे, लेकिन क्या करेंगे बाद में x को y के फॉर्म में चेंज कर लेंगे और तब द्विघात समीकरण का हम लोग उपयोग कर लेंगे। जैसा कि देखिए आप यहाँ मान लेंगे, माना लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को हम y मान लेंगे। ठीक है। तो अब क्या हो गया, चूंकि परिमाप दिया है तो आयताकार क्षेत्र का परिमाप हम लोग जान रहे हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू, हम लोग ये जान रहे हैं पहले से, परिमाप यहां लिख दीजिएगा ऊपर में प्रश्न से, प्रश्न से परिमाप बराबर दिया हुआ है हमारा कितना बाबू 80 मीटर, 80 मीटर लिख देंगे। यहाँ क्या है हम लोग लंबाई कितना माने हैं x और प्लस y हो जाएगा यहाँ है बराबर हो जाएगा 80 मीटर। तो ये 2 से क्या आ गया 40 बार में कट गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई बराबर आ गया क्या बाबू अब 40। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर हम लोग निकाल लेंगे 40 माइनस एक्स, ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन एक आ गया। ठीक है। अब कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब कह रहा है क्या कि फिर पुनः प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से लिखेंगे कि ये बोल रहा है क्या कि दोनों का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, क्षेत्रफल जो है वो कितना है 400 वर्ग मीटर है। तो यानी लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई यानी x इंटू वाई हम लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर दिया है हमारा 400। तो x को तो रहने देते हैं, y को जो चेंज किए हैं तो इसको 40 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 40 माइनस एक्स लिख दिए बराबर 400। अब क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब ये क्या आ जाएगा, इसको दोनों को उधर लेके चले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x अब प्लस 400, आपका ये इक्वेशन आ गया। अब यहीं पे हम लोग d का वैल्यू निकाल के पता कर लेंगे कि भाई ये जो है इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो d बराबर क्या हो गया, d हम लोग निकाल रहे हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d कितना आ गया हमारा -40 का होल स्क्वायर, अब -4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 400, तो ये क्या हो जाएगा 1600, 1600 अब माइनस क्या हो जाएगा 4 चौका 1600। इसका मतलब क्या हो गया बाबू, यहाँ d क्या आ गया 0, यानी d 0 आ गया तो हर हाल में क्या होगा, इसके दो बराबर मूल होंगे, बताए हैं, यानी मूल तो होंगे ही होंगे, दो मूल होंगे परंतु बराबर होंगे। तो अब इसको आप जो है आप आराम से, अब d का वैल्यू निकल गया तो x बराबर करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं बाबू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस 40 हो जाएगा, माइनस माइनस 40। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है पहले से माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना आया है 0 बाई 2a, तो 2 इंटू 1, यहाँ क्या आ गया बाबू 40 अब प्लस माइनस 0 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर, ध्यान दीजिएगा
x बराबर हमारा 40/2 आ गया, यानी 20 आ गया। यानी हमारा जो है यहाँ दो मूल क्या होंगे, 20 और 20। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा बाबू। अब आंसर का भी सत्यापन इसी लगे हाथों कर लेते हैं कि भाई ये बात आप जो सर निकाले वो कहाँ तक सही है। ठीक है, आंसर का सत्यापन होना चाहिए ना कि हम लोग जो आंसर निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो आप देख लीजिए जरा सा यहाँ इसका आंसर का सत्यापन देखिए। हमने क्या बोला था कि परिमाप 80 मीटर, तो परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हमारा लंबाई यहाँ कितना आ गया 20 और चौड़ाई भी आ गया 20। तो अब क्या कर रहे हैं 20 प्लस 20 पेरीमीटर परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 20, यानी हमारा कितना आ गया 2 गुना 40, यानी 80 मीटर तो हर हाल में आ गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। 80 मीटर हमारा ये परिमाप वाला कहानी जो है ये सत्य हो गया, साबित कर दिए हम लोग। और अब आ रहा है क्षेत्रफल की बात। तो एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, यानी L इंटू बी, L कितना है 20 इंटू 20 यानी 400 मीटर। यानी हम लोग जो यहाँ वैल्यू निकाले लंबाई और चौड़ाई का, तो इससे हम पहले देख लिए कि इसका मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, तो इसका मान क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया। इस तरह से आपका ये प्रश्न आप आसानी से हल कर लिए। और जो है इसी तरह जो है सभी एक्सरसाइज का पूरा बढ़िया से जो है आप लोग रिवीजन कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।